हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट बहुत बढ़िया हो गया, पेपर सेकंड भी बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के मैसेज देख करके बहुत खुशी हुई कि आपके बहुत जितना पढ़ाया, जो कुछ पढ़ाया, पूरा पेपर आपको वहीं से मिल गया। ठीक है, अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग पेपर 3 की, जो आपका कल होने को है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, आपका इजी नोट्स है जो आपका लेटेस्ट है। आपका 2026 का जो क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, बहुत मेहनत लग रही है और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं। व्हाट्सअप चैनल हमारा अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ से बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो भी क्लासेस आती रहेंगी वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात है, आपका सीटेट भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो सीटेट भी एग्जाम होना है सितंबर में, और जुलाई में आपका यूपीटेट लगा ही हुआ है, तो आगे तैयारी बहुत होनी है। उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल लर्न विद एसपी सर जो है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको यूपीटेट सीटेट क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाली हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, पाठचर्या का प्रकार है। पाठचर्या आपकी कोर पाठचर्या, समेकित पाठचर्या, क्रिया केंद्रित पाठचर्या सभी प्रकार की होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वर्तमान व भावी समस्याओं को सुलझाने हेतु ज्ञान व अनुभव प्रदान करना, व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। कोर पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में एक विकल्प सही नहीं है, वो ये है कि कोर पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होती है। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है। यह कथन गुडलैंड का स्टेटमेंट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका भी राइट हो जाएगा। विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है, वे सभी किसके अंग माने जाते हैं? वे सभी किसके अंग बन जाते हैं? पाठचर्या के अंग बन जाते हैं। पाठचर्या को और किन नामों से संबोधित करते हैं? तो उसको हम सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी भी कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठचर्या शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। पाठचर्या शब्द का अर्थ होता है दौड़ का रास्ता या रेस कोर्स। कुल मिला के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन ब्रूवेकर का स्टेटमेंट है। शिक्षा के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहा जाता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट यूलिच का स्टेटमेंट है। सर, किसका है? रॉबर्ट यूलिच का स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब पाठचर्या के लिए किन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पाठचर्या के लिए कैरिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, इन सभी शब्दों का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम का कौन कौन से सिद्धांत हैं? लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लचीलापन, बहुमुखी प्रवृत्ति, इन सभी के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसके अनुसार पाठचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और कुछ हद तक वो अध्ययन विधियाँ, मेथडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। व्यापक अर्थ में पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विशेष शामिल हैं। यह परिभाषा किसने दी? रेडियार्ड तथा हेनरी की परिभाषा है। पाठचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है, जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है। यह परिभाषा किसकी है? केजी सैयदेन की परिभाषा है। किसने लिखा है कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वो संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान व शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है।
जो छात्रों की सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिभाषा है, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन फ्रांसिस जे ब्राउन का है। शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है। विद्यालयी व्यवस्था का मूल आधार पाठचर्या होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह जो परिभाषा है वह किसकी है? फ्रोबेल की परिभाषा है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? मनोवैज्ञानिक आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हैं? तो इसमें आपका शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य सब कुछ आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? वो है व्हीलर। अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? पोषित मूल्य। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अर्बन ने। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? जनमत। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? दृश्य श्रव्य सामग्री। अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वो है मोसमैन। निम्न में कौन सा अंतर्वयस्क चयन का गौण मानदंड नहीं है? व्यावहारिकता। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है, तो इसमें जो मापन होता है वह गुणात्मक होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र नहीं है? प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना। निम्न में कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? वह है विज्ञान, साइंस। उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैथ के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया? वो है एडवर्ड ए क्रग। शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? शिक्षा के उद्देश्यों के 2 प्रकार बताए गए हैं। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? अनुभव के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? तो देखिए, पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटने वाले कौन है? वो है आपके व्हीलर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? पाठ्यपुस्तकें। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक होती है। निम्न में क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? अधिगम अनुभवों का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए हो, ये अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम क्रियाशील प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? पाठ्यक्रम निर्माताओं का है। अच्छा, यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम निर्माताओं का भी है और शिक्षा नीति निर्धारकों का भी है, दोनों का हो जाएगा। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वह सी हो जाएगा। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। इस कथन का संबंध किससे है? ओटावे से है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका देखिए। शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना है, जिसे कम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? एच.सी. मॉरिसन की है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? आदिकाल से चलता आ रहा है। शिक्षक के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? तो छात्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के मध्य छात्र होता है श्रोता। ठीक है, और इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? वह है मुक्तात्मक शासन प्रणाली। किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? वह है हस्तक्षेप रहित। शासन के स्वरूप के अंतर्गत भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। परामर्श न लेना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। शिक्षण एक उपचार नहीं है। शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं? 3 चर बताए गए हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण के सभी पक्षों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये शिक्षक के माध्यम से होता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में काम करता है? छात्र।
छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है? वह है अधिगम। अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। किसका मत है? गेट्स का। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? तो बालक के सभी आयामों को प्रभावित करने का काम शिक्षा करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा काम करता है? तो सबसे पहले वो निदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है मौन स्वीकृति। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? अध्यापक है। पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है? सभी चरणों पर। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य बताई गई है? तो इसमें सभी पर बताई गई है। निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में, सहायक सामग्री के चयन में, दोनों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का काम कौन कर सकता है? अध्यापक कर सकता है। शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है? तो इसमें ज्ञान और अनुभव की भावना प्रबल होती है। अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? भावनात्मक संबंध होता है। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? 2 प्रकार के, नियोजित और क्रियान्वित। शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करती है? पाठ्यक्रम को। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? छात्र है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षक का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम को। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है सर। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में काम करता है? 2। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? नैतिक मूल्यों में आस्था रखता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में काम नहीं करता? व्यवहार के रूप में काम नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का शिक्षक होता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? बालकों तक। किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? तो यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप में करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? तो संगठन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? राज्य स्तरीय जो शिक्षक संगठन है वह राज्य स्तर पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है? सुनियोजित है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ? तो इसमें आपका मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, इन सभी का विकास हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो इसमें जॉन डीवी का योगदान है। कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? व्यावहारिक पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? तो इसमें आपका परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और समितियां, ये सब आ जाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन नहीं है? व्यावहारिकता। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की रचनाकार कौन है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार ब्रूनर हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? तो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित कौन हो जाएगा? आपका सी, छात्र केंद्रित। ठीक है। कथन है अगला कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ। किससे संबंधित है? नेल्सन एवं बॉसिंग से संबंधित है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो है यह प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। एकीकृत पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है
जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती, यह कथन हेंडरसन का है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठचर्या का लाभ नहीं है? तो यह पाठचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती, यह विकेंद्रीकृत पाठचर्या का लाभ नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? व्यावहारिकता का सिद्धांत। एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, ये एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ भी राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पाठ्यक्रम विकास के घटकों का सही क्रम क्या है? देखिए, इसमें पहले उद्देश्य आते हैं, फिर हमारा कंटेंट, फिर अधिगम अनुभव, उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया आती है। ये पाठ्यक्रम विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पाठचर्या निर्माण और विकास हैं, ये आपकी क्या है? हाँ, पाठचर्या का निर्माण और विकास ये आपकी गतिशील प्रक्रिया है, ये डायनामिक प्रोसेस है। पाठचर्या विकास का प्रमुख कारक है विषय वस्तु का चयन, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित विकल्पों में से है। जिसका अभिप्राय है संकल्पना, अवधारणा, सिद्धांत, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण घटक है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। पाठचर्या विकास है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। पाठचर्या विकास के उद्देश्य क्या है? छात्रों का बहुमुखी विकास करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, छात्रों में जीवन मूल्यों का निर्माण करना, ये पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो पाठ्यचर्या वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए, यह कथन किसका है? रेमंड का है। बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन कर सके, यह कथन किसका है? रायबर्न का स्टेटमेंट है। पाठचर्या विकास के शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत के अंतर्गत एन वाइटेंड के अनुसार पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए। वो 3 अवस्थाएं हैं, कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, ये लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत हो जाएगा। पाठचर्या नियोजन के मुख्य मुद्दे क्या हैं? इसके मुख्य मुद्दे हैं, एक तो असंगत पाठचर्या और यहाँ पे आधुनिक अथवा उभरती पाठचर्या, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहता है, जो पाठचर्या समुदाय व छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असंगत पाठचर्या। असंगत पाठचर्या के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्थिर और सतही। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये असंगत पाठचर्या के 2 प्रकार होते हैं। अगला, वह पाठचर्या जो कि भूत व वर्तमान से बेहतर बनाई गई हो उसे क्या कहते हैं? बेहतर बनाई गई है, वो रेलिवेंट है, संगत है। संगत मतलब रेलिवेंट। ठीक है, RELEVANT, रेलिवेंट होती है। वह पाठचर्या जिसके तथ्य आंकड़े छात्रों के लिए अर्थहीन और पुराने हो गए हों, वो अब रेलिवेंट नहीं रही, मतलब असंगत कहेंगे उसको। ठीक है, इरेलीवेंट हो जाएगा। वह पाठचर्या जिसमें नवीनतम ज्ञान तथा अध्ययन क्षेत्र का समावेश हो कहलाती है आधुनिक पाठचर्या कहलाती है। वर्तमान पाठचर्या के अंतर्गत निम्नलिखित उदीयमान क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह जनसंख्या शिक्षा में और अंतर सांस्कृतिक संबंध में, बहुसांस्कृतिक शिक्षा में, कुल मिलाकर इन सभी में सम्मिलित किया जाता है। किस पाठचर्या में उन सभी पहलुओं का समावेश किया जाता है जो वर्तमान में प्रासंगिक होता है? तो वह है आधुनिक पाठचर्या। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान पाठचर्या की पाठ्यक्रम की प्रमुख समस्या ये है कि पाठ्यक्रम व्यवस्थित नहीं है, पाठ्यक्रम कहीं कम कहीं ज़्यादा है, पाठ्यक्रम संकीर्ण और एक मार्गीय है। ये सब पाठ्यक्रम की प्रमुख समस्याएं हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, शक्तियाँ, तकनीकी प्रगति, शैक्षिक शोध, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। पाठ्यक्रम नियोजन का स्तर क्या है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, विद्यालय प्रक्रिया स्तर, ये सभी पाठ्यक्रम नियोजन के स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम नियोजन आवश्यक है। महत्वपूर्ण विषय वस्तु, तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि की पहचान के लिए, विषय वस्तु की क्रमबद्धता के बारे में निर्णय करने के लिए, अधिगम के स्तर को जांच के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के सुझाव के लिए। कुल मिलाकर यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम नियोजन के स्तर किन मुख्य कारकों से संबंधित हैं? तो ये आपका नियोजन,
विषय वस्तु और विधियाँ, सुधार, मूल्यांकन, इन सभी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम नियोजन हेतु गठित कमेटी में निम्नलिखित में एक नहीं होना चाहिए। इसमें प्रबुद्ध महिलाएं नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका अध्यापक, प्रधानाचार्य, कोऑर्डिनेटर ये सब होने चाहिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम नियोजन का उद्देश्य होता है लक्ष्यों में सुधार करना, कमियां जानना और कमियों में सुधार करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। संस्थान स्तर के पाठ्यक्रम नियोजन हेतु गठित टीम में आवश्यक सदस्य क्या है? अध्यापक, छात्र और छात्र के माता पिता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम नियोजन के स्तरों के अंतर्गत अध्यापक दल स्तर के अंतर्गत अध्यापकों का समूह विकास पर विचार विमर्श करता है, इसे क्या कहते हैं? अंतः विषय। पाठ्यक्रम नियोजन के किस स्तर के अंतर्गत केवल एक अध्यापक प्रस्तावित विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय ले सकता है? तो ये व्यक्तिगत अध्यापक स्तर पर निर्णय ले सकता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत अध्यापक स्तर पर अध्यापक पाठ्यक्रम नियोजन के अंतर्गत किन बिंदुओं पर अपना विचार प्रकट कर सकता है? तो वह आपका अधिगम उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण की शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रक्रिया, इन सभी पर क्या कर सकता है? विचार प्रकट कर सकता है। किस स्तर पर पाठ्यक्रम नियोजन से संबंधित निर्णयों अर्थात क्या, कैसे, कौन, कहाँ, कब अध्यापक समूह व छात्र समूह मिलकर काम करते हैं? तो वो आपका है सहयोगी, कोऑपरेटिव पाठ्यक्रम नियोजन स्तर पर जो है मिलकर काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, पाठ्यक्रम के निर्धारक की बात करते हैं। शिक्षा विधि का दर्शन, सिद्धांत का विकास किसने किया है? वो है किलपैट्रिक। प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया है? तो उसने बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक, इन सभी आधारों पर निर्मित किया है। टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। निम्न में से किन विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा घोषित किया है? वह है रूसो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है? वह है प्रयोजनवाद। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? वह है प्रयोजनवादी। पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? तो पाठ्यक्रम बहिर्मुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए, ये इसमें समाहित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक और आध्यात्मिक विषयों से पूर्णतः ये तो सत्य है। सामाजिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, ठीक है, सही है। पेस्टोलॉजी के मतानुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये भी ठीक है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करता है, ये यहाँ पे कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है? व्यावहारिक ज्ञान इसमें समाहित नहीं है। बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो, ये शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? पाठ्यवस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां मानी है, निम्न में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? शारीरिक क्रियाएं करना इसमें शामिल नहीं है। यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है? तो वह है प्रकृतिवाद। कौन सी विचारधारा है? प्रकृतिवाद। शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, यह कथन प्रोफेसर ट्रो का है। आगे बढ़ेंगे, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? मुनरो की है। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण अवधि होती है 1 वर्ष। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता का एक दोष है? तो राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता, क्षेत्रीयता को बल मिलता है, ये एक दोष है इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है? तो शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है, भावात्मक एकता को गौण स्थान प्राप्त है, यह इसके बारे में असत्य है। पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है, वह है व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है, यह कथन किससे संबंधित है? हिल्दा टाबा से संबंधित है। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन गुड का है। किसका है? गुड का। किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है? प्रकृतिवादी जो है कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। प्रकृतिवादी विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान की सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है, किसका कथन है? यह आपका पंडित ठाकुरदास भार्गव का स्टेटमेंट है।
अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता और बंदी बनाने पर कितने समय में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, वह 24 घंटे में प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार नहीं, इसमें आपका ये अनुच्छेद 21 की बात हो रही, सॉरी अनुच्छेद 21 की बात हो रही है, तो जीवन का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को स्वीकार किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है, तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता उसमें शामिल नहीं है। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसमें आपका अनुच्छेद 19 4 समाप्त किया गया और 300 का जोड़ा गया, ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है, तो समता का जो अधिकार है वह 14 से 18 के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 45 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 46 में अधिकार वर्णन है इसका। संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं करते, निषेधाज्ञा जो है जारी नहीं करते। सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए हैं, तो वो आपके चतुर्थ अध्याय 10 कर्तव्य कितने हैं, चतुर्थ अध्याय में 10 कर्तव्य हैं। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो है 44वां अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था, ये भी आपका 1976 में जोड़ा गया, ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब बना, 1955 में। सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय। जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है, तो यह जस्ट से बना हुआ है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लिबरल से हुई है। स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है, वह हो जाएगा स्वावलंबन। कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, उदारवादियों के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नागरिक अधिकार माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिविधि आधारित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है, गतिविधि के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा प्रकार गतिविधि आधारित शिक्षा का है, खोजपूर्ण, रचनात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण, ये सभी एक्टिविटी बेस्ड हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षा छात्र केंद्रित शिक्षा है। निम्न में कौन सा पक्ष खोजपूर्णता के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसमें आपका ज्ञान, अवधारणा, कौशल का संग्रह, ये सब आपका खोजपूर्णता के अंतर्गत सम्मिलित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षा का महत्व क्या है, यह अनुभव के रचनात्मक पहलू को बढ़ाता है, यह रुचि विकसित करने में भी सहायक है, यह समस्या समाधान में भी सहायक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान की बात करते हैं। पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, तो वह आपका टेलर प्रतिमान हो जाएगा। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है, वह है व्यवहार प्रतिमान। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ, परिस्थिति प्रतिमान से हुआ है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास परिस्थिति प्रतिमान से हुआ है। सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया, 1976 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, सरण के। कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है, वह है जमीनी प्रतिमान। जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है अंतर्वस्तु का चयन।
हिल्दा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? इसमें निर्देश देना समाहित नहीं है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? प्रशासनिक। देखिए इसमें आपका पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है, इसमें प्रशासनिक प्रतिमान भी है और जमीनी प्रतिमान भी आंसर दिया है ना, जिसको और जमीनी प्रतिमान को ही हम हिल्दा टाबा प्रतिमान भी कहते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन ये भी राइट है और जो है कुछ जगह इसका आंसर ये भी राइट दिया गया है, ठीक है, लेकिन चूंकि आंसर की में प्रशासनिक प्रतिमान को दिया गया था तो हम इसको मान लेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? प्रशासनिक प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? शरण प्रतिमान में विशेष उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? 3। ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशेषता नहीं है? प्रसिद्ध होना जमीनी प्रतिमान की विशेषता नहीं है। कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? तो वह लंबी प्रक्रिया पर आधारित होना जमीनी प्रतिमान का अवगुण है। पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण इसमें समाहित नहीं है। किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की होती है? जमीनी में निम्न से उच्च स्तर की होती है। कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? वह हो जाएगा प्रशासनिक। आगे बढ़ेंगे। शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? इसमें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? जमीनी प्रतिमान का दृष्टिकोण कैसा है सर? लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन पाठ्यक्रम निर्माण देखिएगा। पाठ्यचर्या विकास के विविध तत्व हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? इसमें आपके आवश्यकताओं का विश्लेषण हो गया, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, प्रारंभिक जांच, ये सभी पाठ्यचर्या विकास के विविध तत्व हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठ्यचर्या की संकल्पना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पाठ्यचर्या विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठ्यचर्या का प्रकार है, पाठ्यचर्या कोर पाठ्यचर्या, समेकित पाठ्यचर्या, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या, ये सभी पाठ्यचर्या के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं तथा कुछ विषयों का विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है, क्या कहलाती है? इसको कोर पाठ्यचर्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोर पाठ्यचर्या कहते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बालकों को व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वर्तमान व भावी समस्याओं को सुलझाने हेतु ज्ञान व अनुभव प्रदान करना, व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वह डी राइट हो जाएगा। कोर पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में एक विकल्प सही नहीं है। कोर पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित होती है, यह विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है, यह स्टेटमेंट गुडलैंड का है। कौन सी पाठ्यचर्या ज्ञान के प्रबोधक स्थानांतरण के सिद्धांत को एक परिचय के रूप में करने का कार्य करती है? वह है सैद्धांतिक पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सैद्धांतिक पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यह पाठ्यचर्या शिक्षा के प्रति परंपरागत तथा सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखती है। ये पाठ्यचर्या आदर्श जीवन के सिद्धांत एवं नैतिक जीवन के सैद्धांतिक रूप से संबंधित करके उसके विकास पर बल देती है। यह पाठ्यचर्या बालकों की तात्कालिक आवश्यकताओं और हितों पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में पुनर्संरचनात्मक पाठ्यचर्या का श्रेय किसको जाता है? गांधी जी को जाता है। किस पाठ्यचर्या द्वारा हस्तकला को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया? वह है पुनर्संरचनात्मक यानी कि रिकंस्ट्रक्टिविस्टिक। ठीक है, पुनर्संरचनात्मक पाठ्यचर्या की विशेषता है व्यवहारिक क्रियाओं व अनुभवों को महत्व दिया गया। हस्तकला, भौतिक, सामाजिक पर्यावरण को पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया। अध्ययन के द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंधों को भी स्थापित किया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था होती है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है मूल्यांकन। पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सके, लचीलेपन का सिद्धांत है। पाठ्यचर्या निर्माण का सहसंबंध सिद्धांत पाठ्यचर्या के संबंध में किसके मध्य सहसंबंधों की व्याख्या करता है? विषयों के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में से एक सही विकल्प नहीं है, वह है शिक्षक केंद्रित सिद्धांत। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यचर्या निर्माण के किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है? तो इन्होंने अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत हो गया, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत हो गया, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, इन सभी को सही माना है।
पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समय अनुसार परिवर्तन किया जा सके, यह लचीलेपन का सिद्धांत है। पाठचर्या निर्माण के लिए किसके तथ्यों व अनुभवों को साथ लिया जाना चाहिए? वर्तमान व अतीत के तथ्यों को साथ लिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है? स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। एनसीएफटीई 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रायन मोर ने। शैक्षिक तकनीक का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिडनी एल प्रेशी ने। भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1966 इलाहाबाद में हुई थी। डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार बताए हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रणाली। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीक कहा है, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीक कहा है। अनुदेशन तकनीक में क्या होता है? अनुदेशन तकनीक में ज्ञानात्मक विकास होता है। शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र को अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा में किसने बांटा है? वाक्शी सामामोटो ने बांटा है। अगला पॉइंट है हमारा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं ब्रूवेकर। ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता ब्रूनर हैं। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है, यह स्किनर का स्टेटमेंट है। लघुपद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियुक्त सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, ये सब किससे संबंधित हैं? अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित हैं। टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है, अनुदेशन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है सूसन मार्कल ने। ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं, शाखीय अभिक्रम। मैथेटिक्स शब्द का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है कठिन से सरल की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब और किसने किया? 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कीथ हचिसन और वुड्स तथा एलन ने किया। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी है? एलन और रायन ने लिखी है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? यह आपका शून्य पाठ्यक्रम कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा? यह आपका शून्य पाठ्यक्रम कहलाएगा। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? वह है ज्ञान मीमांसा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है। समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? वह है शिक्षा में। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? समाज के प्रति। किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? वो होगा आपका पाठ्यक्रम। निम्न में से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? व्यावहारिकता। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है शिक्षा। परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? इसमें आपका सुंदर विश्लेषण और समन्वय लाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है शिक्षा। पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है? तो वह है बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली, समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम है, तो इसमें मूल्य विकास हेतु शिक्षा, जीवन कौशलों से शिक्षा की संबद्धता, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? तो वह है आपका चिकित्सा भी है, मनोविज्ञान भी है, दोनों ही रूप से मिली है। किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जा सकता है? ज्ञान को। आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देश को। किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? निजीकरण और भूमंडलीकरण का दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है। भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता? शिक्षा का। नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? क्रांति। कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? नई टेक्नोलॉजी जो है वह नाटकीय रूपांतरण कर सकती है। किस वर्ष विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई? वर्ष 1988 में विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई थी।
अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका देखिए। पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन हैरो लिकर से संबंधित है। सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन? शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है। पाठ्यपुस्तकें, अभिक्रमित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी जो है वो शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है? यह पाठचर्या शिक्षक संदर्शिका का मिश्रित रूप है। पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं बताता है। अभिक्रमित सामग्री का माध्यम नहीं बताता है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बाल साहित्य का उद्देश्य होता है बाल पाठकों का ज्ञानवर्धन, बाल पाठकों का मनोरंजन, बाल पाठकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। हॉलक्वेस्ट का स्टेटमेंट है। निम्न में से क्या पाठ्यपुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है? तो देखिए, पाठ्यपुस्तकों द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। पाठ्यपुस्तकें परीक्षा के समय सहायक होती हैं। इनके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन पाठ्यपुस्तक का प्रकार नहीं है? प्रमाणिक पुस्तकें पाठ्यपुस्तक का प्रकार नहीं है। किस प्रकार की पाठ्यपुस्तक का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है? पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें जो होती हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में क्या गलत है? तो संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित होता है, यही बात गलत है। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, यह परिभाषा लेंज की है। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? पाठ्यपुस्तकें। श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। निम्न में कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? व्यावहारिक आधार पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं भावात्मक, क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। यह कथन रॉस से संबंधित है। कौन सा आधार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? वह हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? बी.के. शंकर चिल्लई। अगला देखिएगा, जीवन में सफलता के कारण क्या है? जीवन में सफलता के कारण है उसका कठोर परिश्रम और खुद का अध्ययन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जीवन क्या है? आशाओं का भंडार। क्या है? आशाओं का भंडार। प्रोन्नति के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रोन्नति एक कठिन श्रम से मिलती है। ठीक है, प्रमोशन बहुत हार्ड वर्क से मिलती है। जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? सामर्थ्य के अनुसार काम और संतोष। भाग्य से ही सब कुछ होता है, ऐसा हम तब कहते हैं जब समान मेहनत करने पर भी जो है समान रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत 2 लोगों ने की, बराबर मेहनत की, दोनों 6-6 घंटे पढ़े, एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ, तब वो कहता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, हमारा लक नहीं था तो साथ नहीं दिया। यहाँ पे कह रहा है कि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ये तो एक मानवीय व्यवहार है, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है, यह विवेचना उल्लिखित है, शिक्षा की पुस्तकों में उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? सेवा। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कितने शिक्षण हैं? 10। कितने लक्षण हैं? 10। परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का काम करते हैं मूल्य कहलाते हैं। डॉक्टर अंजनी सरीन का स्टेटमेंट है। सन 1951 के अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए? 10 प्रकार के। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है? 83। डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? 21। बुराई को भलाई से जीतो ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। यह किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ईसाई का। मशीनों का उपयोग करो पर यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला है, धर्म वो चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। यह कथन प्रोफेसर जॉन डीवी का है। नैतिकता शब्द संबंधित है। नैतिकता अच्छाई और बुराई से संबंधित है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? नीति शास्त्र। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण करना होता है।
आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? भारत के बालक बालिकाओं को सद्नागरिक बनाने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाला आत्मा का विकास करना है। महर्षि अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर शुरू होते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने कहता है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। किसने कहा? रॉस ने कहा। ठीक है, किसने कहा? रॉस ने कहा। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया गया जर्मन वैज्ञानिक द्वारा। स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है स्टेटस से। सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। किसने डिफाइन किया है? बोर्डिंगटन ने डिफाइन किया है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। किसने परिभाषित किया? गैरेट ने। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार हैं। मध्यमान का सूत्र होता है m=σx/n, मध्यमान का सूत्र होता है। आंकड़े हैं 15, 17, 18, 22, 23। इनका जब मध्यमान निकालेंगे तो 19 निकल करके आएगा, चेक कर लीजिएगा। आंकड़े हैं 15, 21, 17, 13, 22, 25, 18। इसका मध्यांक निकालेंगे तो चौथा निकल करके आएगा। और सांख्यिकी के क्षेत्रों में आंकड़ों का प्रकार गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय माप है? मध्यमान हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि स्थिति अंतर और प्रोडक्ट मोमेंट दोनों ही विधियां हो जाएंगी। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। अगला है कि अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया था स्किनर के द्वारा। व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र है। स्कूल और घर दोनों ही व्यक्तिगत शिक्षा के केंद्र हैं। NCFT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में। CSGM विश्वविद्यालय कानपुर के परीक्षा नियंत्रक कौन है? श्री राकेश कुमार। विद्यालय बच्चों का बाग है, फ्रोबेल ने कहा है। NCF का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? वेलेर से। साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। गांधी जी के 3 H का मतलब होता है हेड, हैंड, हार्ट। प्रोजेक्टर विधि किसकी है? किलपैट्रिक की है। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा। कुरेश शब्द जो है वो लैटिन भाषा से निकला है। पाठ्यक्रम संरचना आधारित है, तो ये आपका दर्शन शास्त्र पर, मनोविज्ञान पर, समाज शास्त्र पर, सब पर आधारित है। प्रोफेसर हार्न के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? 2। शिक्षा का अर्थ क्या है? व्यवहार का परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे। मापन का क्षेत्र क्या है? सीमित और व्यापक दोनों ही मापन के क्षेत्र हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। किसने कहा? मुनरो ने। पाठ्यक्रम संबंधित है, तो ये आपका मूल्यांकन प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के उद्देश्यों से पाठ्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला जो घटक है परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या 5 होती है। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वह एक दोष है। केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किसने कहा? जेम्स एम ली ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? धन संग्रह करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम आपका जो है कि ये इसमें अनौपचारिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका अनौपचारिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। मूल्यांकन जो है वह एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन आपका गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। और अधिगम अनुभवों के चयन का आधार, इसमें वैधता, व्यापकता, विविधता तीनों आ जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम होता है विषय केंद्रित का पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या होता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। PRB का पूरा नाम होता है मनोविज्ञान अनुसंधान ब्यूरो। पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु जो मापदंड है उसमें छात्रों की रुचि, क्रियाशीलता का समावेश, बाल केंद्रित शिक्षा सब कुछ आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करना है। किसने कहा? ट्रेवेलकर ने कहा। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है सभी बालकों के लिए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में हेल्पफुल होती है। शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान 1981 में विकसित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान विकसित किया गया टॉयलर के द्वारा। निकोल्स एवं निकोल्स के अनुसार पाठचर्या विकास प्रक्रिया के कितने पद हैं? 4। पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? 2। एडम्स के अनुशासन के कितने प्रकार हैं? 3। लक्ष्य स्थिति को कहा जाता है अंतिम व्यवहार। क्या कहा जाता है? अंतिम व्यवहार। प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं अदा और प्रदा। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम सह संबंधित है प्रोजेक्ट विधि से। गांधी जी समर्थन करते थे शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का।
अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन किसने किया? जॉन डीवी ने। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया? रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा। खेल द्वारा शिक्षा विधि की खोज किसने की? फ्रोबेल ने। सूझ प्रतिमान का विकास किसने किया? प्लेटो ने। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया 1966 में। अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान है, एक सामाजिक प्रतिमान है। मॉडल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक B.R. जॉयस हैं। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को प्रस्तुत किया था B.F. स्किनर ने। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार यूनेस्को के द्वारा सुझाया गया था। औपचारिक शिक्षा संबंधित है किससे? विद्यालयी शिक्षा से। बेसिक स्कूल के प्रणेता गांधी जी हैं। किंडरगार्टन के जनक फ्रोबेल हैं। ह्यूमनिज्म शब्द किससे लिया गया है? होमो से लिया गया है। मूल्यांकन का उपकरण है तो इसमें आपका जांच सूची, साक्षात्कार, अवलोकन विधि सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिलॉस शब्द का अर्थ होता है मन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शैक्षिक कार्य नहीं है? आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना राज्य का शैक्षिक कार्य नहीं है। डिसिप्लिन शब्द किससे संबंधित है? लैटिन भाषा से। कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? जातीयता। इतनी बात क्लियर है? सिस्टम डायनामिक्स में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 4। एंड समन्वित शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं तो इसमें आपका मानकीकरण एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा एवं समावेश, तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी सी राइट हो जाएगा। प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है? रूसो, लेमार्क, डार्विन सभी प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। पुरस्कार एवं दंड क्या है? एक अभिप्रेरणा की विधि है। अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा होने वाला परिवर्तन व्यवहारिक परिवर्तन है, किसने कहा? गेट्स ने। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6। शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान 1976 में आया। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? एजुकेशन के लिए। OHP का पूरा नाम ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? USA में। कुछ जगह फ्रांस में दिया गया है इसका आंसर, ठीक है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बाकी इस पर थोड़ा और विचार कीजिएगा, फ्रांस में USA में दोनों इसके आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा? मैकफॉर्लैंड ने। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के 5 स्तरों की संख्या 5 होती है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध क्या है? आर्थिक समस्या, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है, तकनीकी समस्या भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है, यह स्किल्स डेवलपमेंट के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक पृष्ठपोषण की प्रविधि है। वृहद शिक्षण का प्रयोग होता है एक सामान्य चक्र काल के लिए। NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शिक्षण कक्ष में कौन सा एक शिक्षक का गूंगा मित्र है? श्यामपट्ट। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है, किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा एक पाठ्यवस्तु है, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का यंत्र भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, किसने कहा? तो इसमें से आपने कांट ने कहा। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वहाँ राइट हो जाएगा, कांट ने कहा, ठीक है। चलिए, इग्नू का प्रथम शब्द जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, ऐसा किसने कहा? BS ब्लूम ने कहा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आपका ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आपके सामने 2024 का क्वेश्चन पेपर है। कहता है कि पाठ्यचर्या शब्द इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में? एक तो सांस्कृतिक संरक्षण, असंगति कार्य एवं अवधारणाएं, सामाजिक पुनर्संरचना हेतु एक मुद्दा। कुल मिलाकर ये सभी पाठ्यचर्या शब्द इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया एक सार्थक भाग है और पाठ्यचर्या किंडरगार्टन से उच्च स्तर तक रहता है। यहाँ पे ए सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पाठ्यचर्या के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में कौन सा गलत है? यह अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है, ठीक है। सामान्य रूप में इसका अर्थ विषयों के समूह के रूप में लिया जाता है, ये भी ठीक है। यह संपूर्ण अधिगम अनुभवों को सम्मिलित करता है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शब्द पाठ्यचर्या को प्रत्यायित करने हेतु कौन सा एक आधार सार्थक भूमिका निभाता है? वह है दार्शनिक। पाठ्यचर्या को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है समग्र अनुभव के रूप में। पाठ्यचर्या माध्यम नहीं है। विध्वंसात्मक गतिविधियों के विद्यार्थियों को लगाना पाठ्यचर्या का माध्यम नहीं है। पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ है रनवे। किसने पाठ्यचर्या को एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है? हिल्दा टाबा ने। पाठ्यचर्या का कौन सा एक तत्व नहीं है? वह है प्रशासनिक हस्तक्षेप। एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कथन पाठ्यचर्या कलाकार के हाथों में एक उपकरण है। पाठ्यचर्या केवल अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय में नहीं, यहाँ पे ए सही है लेकिन आर सही नहीं है।
किसने कहा कि पाठचर्या एक क्रिया योजना अथवा लिखित दस्तावेज है जो कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियों को सम्मिलित करता है? हिल्दा टाबा का स्टेटमेंट है। कौन सा एक पाठचर्या द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है? अलोकतांत्रिक अभिवृत्ति का विकास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए। कहता है कि पाठ्यचर्या ही पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ही पाठचर्या है, दोनों एक दूसरे के पारक हैं, या पाठ्यक्रम पाठचर्या का भाग है। मैंने आपको पहले ही बताया था पाठ्यक्रम जो है पाठचर्या का भाग है, पार्ट है। कौन सा एक पाठचर्या की गणितीय व्याख्या नहीं है? देखिए, पाठ्यक्रम प्लस सह पाठ्यक्रमिक प्लस अतिरिक्त पाठ्यक्रमिक बराबर जीवन अनुभव, ये आपका गणितीय व्याख्या नहीं है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन सा गलत है? पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक और पाठ्यचर्या का क्षेत्र संकीर्ण है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कथन ए कहता है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का भाग है। कथन आर कहता है कि पाठ्यक्रम केवल अध्ययन विषय के बारे में है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। पाठ्यचर्या शामिल करती है तो यह शैक्षिक क्रियाकलाप, सहशैक्षिक क्रियाकलाप, तो ये आपका दोनों ही शामिल करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु शामिल करती है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पाठ्यपुस्तक का कौन सा एक कार्य नहीं है? कभी कभी विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। नहीं, ये पाठ्यक्रम का काम नहीं है भ्रमित करने का। पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम के मध्य संबंध को परिभाषित किया जा सकता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। केंद्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या का एक प्राथमिक प्रकार है। यह न्यूनतम अधिगम अनुभवों को शामिल भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केंद्रीय पाठ्यचर्या शामिल करता है, यह विषय वस्तु, केंद्रीय अधिगम अनुभवों को, मूल्यांकन रणनीतियों को, सभी को शामिल करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय पाठ्यचर्या के संदर्भ में कौन सा गलत है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान, ये पॉइंट इसमें गलत हो जाएगा। केंद्रीय पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में केंद्रीय तत्व होते हैं भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, भारतीय संविधान, सांस्कृतिक विरासत, ये सभी केंद्रीय तत्व होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गणित शिक्षण एक उदाहरण हो सकता है केंद्रीय पाठ्यचर्या का। नैतिक एवं मूल्य शिक्षण एक उदाहरण हो सकता है छुपी हुई पाठ्यचर्या का। एंड उसके बाद है छुपी हुई पाठ्यचर्या अनाधिकारिक एवं अनौपचारिक अनुदेशात्मक प्रभावों से संदर्भित है। छुपी हुई पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या के प्रकारों से संबंध नहीं रखती है। कुल मिलाकर इसमें ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। किसने कहा? छिपा हुआ पाठ्यक्रम शैक्षिक परिस्थितियों में मौजूद अनकहे एवं अंतर्निहित मूल्यों, प्रक्रियाओं, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करता है। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाता है। पाठ्यचर्या प्रक्रिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डी के व्हीलर ने लिखी है। अगला पॉइंट, इसको मिलान करना है तो लक्ष्य किसके साथ जाएगा? हस्तांतरण के साथ। लक्ष्य हस्तांतरण और विषय वस्तु किसके साथ जाएगा? सूचना के साथ में। शिक्षण विधि जो है वह शैक्षिक अनुभव के साथ में चला जाएगा और आकलन जो है वो प्राप्ति के साथ में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका A3, B2, C1, D4 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित जब करेंगे तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है शिक्षार्थी और समाज, फिर उसके हिसाब से लक्ष्य और उद्देश्य तय किए जाते हैं, फिर आपकी सामग्री आती है और उसके बाद फिर क्या आता है आपका इसमें शिक्षण विधियाँ, फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा सही है? यह उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। विषय वस्तु के संबंध में कौन सा सही है? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना विषय वस्तु के संबंध में यही सही है। पाठ्यक्रम अनुभव के संबंध में कौन सा गलत है? गुणवत्ता की पहचान करता है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की पहचान करता है। आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका के संबंध में कौन सा सही है? पाठ्यचर्या एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है कि छात्र क्या और कैसे सीखते हैं। अनुदेशात्मक और सीखने की पद्धतियों को नियंत्रित करना सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का प्रमुख पहलू कौन सा नहीं है? अनुकूलनशीलता नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा कि कहता है व्यवस्थित करो योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आपका योजना आएगा, फिर कार्यान्वयन, फिर उसका मूल्यांकन होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पाठ्यचर्या विकास की पूरी प्रक्रिया में शिक्षक एक आवश्यक तत्व है। एक शिक्षक पाठ्यक्रम विकास से लेकर पाठ्यक्रम मूल्यांकन तक सभी कार्यों में शामिल होता है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में कौन हितधारक नहीं है? राजनीतिक दबाव। पाठ्यचर्या विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? व्याकुलता का सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत के संबंध में कौन सा गलत है? प्रकृति में आधिकारिक होना। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का कौन सा लाभ नहीं है? व्यक्तिगत मतभेद होना।
फिर है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, विषय और निर्देश आधारित ये इसमें शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण समुदाय के लिए फायदेमंद हो सकता है, यह सांप्रदायिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला पॉइंट है आपका पाठचर्या विकास के लिए कौन सा दृष्टिकोण नहीं है, शैक्षणिक। एक प्रणाली में शामिल नहीं है गतिविधि, निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करेंगे तो इसमें पहले इनपुट आ जाएगा, फिर प्रक्रिया आएगा, फिर उत्पाद आएगा। ऑप्शन जो बी है वहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ब्यूचैम्प 1961 द्वारा वर्णित शैक्षिक प्रणाली का कौन सा घटक नहीं है, मूल्यांकन। फिर कहता है एक प्रणाली में कई भाग या घटक शामिल होते हैं। एक प्रणाली लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा गलत है, तो प्रभावी परिणामों से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। एक व्यवस्था में अंतःक्रिया किसके बीच की जाती है, तो इसमें मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, इन सभी के बीच अंतःक्रिया की जाती है। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित होता है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वह आपका किससे प्रभावित होता है, बाल मनोविज्ञान से प्रभावित होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक और भावात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख घटकों को पहचानें। इसमें आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल क्षमताएं, उदार वातावरण सब कुछ आ जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण का संबंध किससे है, अलग अलग विषयों की संख्या कम करना। सामाजिक अध्ययन इसका उदाहरण है, अंतर विषय का। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में कितने प्रमुख चरण होते हैं, 7 प्रमुख चरण होते हैं। पाठचर्या विकास एक विशेष कार्य है। इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में विकसित करने के लिए निम्नलिखित का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसमें महसूस की गई ज़रूरतें, वास्तविक ज़रूरतें, अवलोकित आवश्यकताएं, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आवश्यकता मूल्यांकन के संबंध में कौन सा गलत है, लक्षित जनसंख्या की प्राथमिकताओं का आकलन करना। शैक्षिक उद्देश्यों को तैयार करते समय कौन सी सावधानी नहीं है, मिलान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें आपका जो है जो आवश्यकता, ये जो क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता मूल्यांकन के संबंध में कौन सा गलत है। एक तो इसमें लक्षित जनसंख्या की पहचान, यह एक प्राथमिक कदम भी है। ये लक्षित जनसंख्या की प्राथमिकताओं का आकलन, ये तीनों मैच कर गए। अब ये अन्य चरणों से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। इतनी बात क्लियर, ठीक है। फिर ये कहता है आपका कि अब यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्यों को तैयार करते समय कौन सी सावधानी नहीं है। इसमें मिलान, शब्दांकन, सृजन सब कुछ है, लेकिन ऑप्शन जो डी है उपयुक्तता, वो सावधानी नहीं है। ठीक है, सामग्री चयन के लिए मानदंड नहीं है, वहाँ है लचीलापन। क्या हो जाएगा, लचीलापन। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। इसमें आपका अनुक्रमण, निरंतरता, एकीकरण सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कथन ए है, पाठ्यक्रम विकास में सीखने के अनुभवों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, पर्याप्त नैदानिक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में विभिन्न घटकों की सूची बनाएं, तो इसमें आपका उद्देश्य, सामग्री, तरीके सब कुछ आ जाता है। विकास ट्राईआउट एक कदम है, पाठचर्या विकास का एक कदम है। एनसीएफ लागू हुआ, एनसीएफ 2005 में लागू हुआ, एनसीएफटी 2009 में लागू हुआ। पाठचर्या विकास का आगमनात्मक दृष्टिकोण कौन देता है, हिल्दा टाबा। पाठचर्या योजना गतिविधियों की एक श्रृंखला है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतिभागी निर्णय लेते हैं। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, समाजीकरण प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। पाठचर्या विकास के मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध में कौन सा कथन सार्थक नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहायता के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा नहीं है, प्रकृतिवाद नहीं है। नहीं, इसमें आपका अच्छा हाँ ठीक है, नहीं इसमें आपका मनोवाद, ये तो पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा नहीं है, तो ये आपका मानवतावाद नहीं है, प्रकृतिवाद तो है, मानवतावाद नहीं है, ये आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर है अंतर्दृष्टि एवं दूरदर्शिता योगदान है पाठचर्या की दार्शनिक नींव का। पाठचर्या का प्रमुख आधार कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आपका पाठचर्या का राजनीतिक आधार पाठचर्या का प्रमुख आधार नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य समाहित नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा समाहित नहीं है, भ्रातृत्व।
पार्चर्या विकास का कौन सा प्रतिमान नहीं है? इसमें आपका SMCR प्रतिमान नहीं है, बाकी प्रदर्शन तो है ना। तृणमूल स्तर प्रतिमान बॉटम अप प्रतिमान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? प्रशासनिक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रशासनिक जो प्रतिमान है वह आपका इसमें ये आपका दिया गया था गैलेन सेलर ने, जो मैंने वन लाइनर पढ़ाया था उसमें भी पढ़ाया था। गैलेन सेलर ने प्रशासनिक प्रतिमान दिया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करोगे, है ना। तो प्रशासनिक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? गैलेन सेलर के द्वारा, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। चलिए, तृणमूल प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? हिल्दा टाबा के द्वारा। किसने कहा पार्चर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में अपनी सामग्री छात्र को अपने स्टूडियो शैक्षिक संस्थान में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार ढालने का उपकरण है? कनिंघम की परिभाषा है। एक प्रतिमान पार्चर्या डिजाइन के लिए एक प्रारूप है। यह पार्चर्या निर्माता को एक या अधिक प्रमुख पार्चर्या घटकों को डिजाइन करने, पुनः आकार देने या पुनर्व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक हिल्दा टाबा ने लिखी है। किसने? हिल्दा टाबा ने। तृणमूल प्रतिमान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह समाज को एक पार्चर्या तैयार करना चाहिए। ये इस यहाँ पे ये पॉइंट सही नहीं है तृणमूल प्रतिमान के बारे में। ठीक है, ये नहीं कहता कि समाज को भी एक पार्चर्या तैयार करनी चाहिए, ये बात गलत है। तृणमूल प्रतिमान में कितने प्रमुख चरण होते हैं? तृणमूल प्रतिमान में 7 प्रमुख चरण होते हैं। सर कितने? 7। तृणमूल प्रतिमान का कौन सा प्रमुख कदम नहीं है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा प्रमुख कदम नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया। प्रशासनिक प्रतिमान के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। तो इसमें आपके लक्ष्य, समाज की आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, ज्ञान का प्रकार, सब कुछ निर्धारित किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। इसको व्यवस्थित करना है। पार्चर्या मूल्यांकन है, डिजाइन है, मूल्यांकन है, लक्ष्य। तो पहले क्या आएगा? पहले आपका कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, सबसे पहले लक्ष्य तय किया जाता है, फिर उसके बाद डिजाइन किया जाता है, फिर पार्चर्या का क्रियान्वयन, व्यवहार में चीज़ें लाई जाती हैं, फिर उसका मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रदर्शन प्रतिमान किसके द्वारा किया गया था? टाइलर के द्वारा। प्रदर्शन प्रतिमान के संबंध में कौन सा गलत है? यह नियोजन चरणों पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान में गलत स्क्रीन की पहचान करें। तो इसमें दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ना तो ए ना ही बी, कोई गलत नहीं है। ICT का पूर्ण इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। उद्देश्य निर्धारण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग का पहला चरण है। ठीक है, और कथन आर कहता है कि सीखने के अनुभवों का चयन करने के लिए यह आवश्यक है। ए सही है, आर की सही व्याख्या भी है। पाठचर्या सामग्री संदर्भित है, संसाधन, तरीके, अंतरक्रियात्मक शिक्षा शास्त्र सभी से संदर्भित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठचर्या के रूप उपलब्ध हैं, केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत दोनों ही रूप उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विकेंद्रीकृत पाठचर्या का कौन सा रूप नहीं है? एकाग्रता विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्रीय निकाय द्वारा निर्णय लेने से नहीं है। तो ये पाठचर्या की विषय वस्तु बजट को नियंत्रित करता है, शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नैतिक और मूल्य शिक्षा पाठचर्या का एक आवश्यक हिस्से होने चाहिए। यह छिपे हुए रूप में हो सकता है। आर सही, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर 2025 का बचा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, बहुत बढ़िया, लास्ट आपका बचा है। एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम प्रभावित कर सकता है, छात्र के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम की एक विशेषता है लचीलापन और प्रासंगिक होता है। पाठ्यक्रम शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? नियोजित शिक्षण अनुभव को। मुख्य पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, आवश्यक ज्ञान और कौशल पर केंद्रित होता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम शामिल करता है, अलिखित सामाजिक मानदंड और मूल्य शामिल करता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है गतिशील और विकसित होने वाली। इनमें से कौन छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? सहपाठी के साथ बातचीत छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। छिपे हुए पाठ्यक्रम को और क्या कहा जाता है? इसको हम हिडन कैरिकुलम, गुप्त पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम भी कहते हैं। मुख्य पाठ्यक्रम वो भाग है जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी के अनुभव का अर्थ है शिक्षण के दौरान नियोजित अनुभव। कौन सा पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता? छिपा हुआ पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता, अनौपचारिक रूप से बच्चा खुद सीख लेता है। पाठ्यक्रम सहायता करता है समग्र विकास में। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षार्थियों के बीच डाइवर्सिटी को। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रणाली जांचती है अधिगम परिणाम को। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु मेल खानी चाहिए, शिक्षार्थी के विकास स्तर से मेल खानी चाहिए। मुख्य पाठ्यक्रम आमतौर पर शामिल करता है इतिहास, विज्ञान और गणित। कौन सा दृष्टिकोण विषयों को वास्तविक जीवन से जोड़ने को बढ़ावा देता है? अंतर्विषयी दृष्टिकोण। अंतर्विषयी पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है विषयों के पार अधिगम को। क्रियाकलाप आधारित पाठ्यक्रम बढ़ाता है अनुभवात्मक अधिगम और सहभागिता को बढ़ाता है।
निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक है? शिक्षार्थी के अनुभव। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम लक्ष्य रखता है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम को किसके अनुसार तैयार किया जाना चाहिए? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु होनी चाहिए प्रासंगिक और अपडेट। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? स्कूल की इमारत। एक अच्छी तरह से नियोजित पाठ्यक्रम हेल्प करता है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का अनौपचारिक घटक है? छिपे हुए मूल्य और मानदंड अनौपचारिक घटक हो जाएंगे। मूल्यांकन मदद करता है अधिगम की कमियां पहचानने में। शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है? अधिगम और शिक्षण का मार्गदर्शन करना। पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा में पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कौन करता है? शिक्षक। पाठ्यक्रम विकास में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? शिक्षक। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका है सक्रिय भागीदार की। ठीक है। और शिक्षक पाठ्यक्रम विकास में योगदान करते हैं कक्षा अनुभव और फीडबैक के द्वारा। चैप्टर 5 देखिए। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया है व्यवस्थित और निरंतर। पाठ्यक्रम योजना डैश से मेल खानी चाहिए। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से मेल खानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का छात्र केंद्रित सिद्धांत है? करके सीखना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम डैश पर बल देता है विषय वस्तु पर बल देता है। क्रियाकलाप केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित होता है व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होता है। समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना। कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर केंद्रित होता है? छात्र केंद्रित सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा दृष्टिकोण शैक्षिक प्रणालियों का विश्लेषण करता है? प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण समेकित करता है संबंधित विषय और अवधारणाएं। मानवतावादी दृष्टिकोण बढ़ावा देता है समग्र व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। विषयगत दृष्टिकोण केंद्रित है एक बार में एक विषय पर। पाठ्यक्रम योजना का अर्थ है अधिगम गतिविधियों का आयोजन और अनुकरण। ठीक है। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन समर्थन। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है सक्रिय अधिगम और भागीदारी को। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया है चक्रीय और सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण है योजना और आवश्यकता विश्लेषण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन है योजनाबद्ध पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। प्रभावी पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक है सभी हितधारकों की भागीदारी। पाठ्यक्रम विकास में मूल्यांकन मदद करता है ताकत और कमजोरियों की पहचान में मदद करता है। पाठ्यक्रम विकास का अंतिम उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम परिणाम। पाठ्यक्रम विकास में प्रणाली विश्लेषण सहायता करता है पूरी संरचना और लक्ष्यों को समझने में हेल्प करता है। पाठ्यक्रम विकास है एक सतत प्रक्रिया है पाठ्यक्रम विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक पाठ्यक्रम दृष्टिकोण जो सभी ज्ञान को विषयों में समेकित करता है वह है एकीकृत। पर्यावरण संगत पाठ्यक्रम बढ़ावा देता है स्थिरता और जागरूकता को बढ़ावा देता है। पाठ्यक्रम विकास होना चाहिए लचीला और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम योजना होनी चाहिए लचीली और लक्ष्य उन्मुख होनी चाहिए। एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। पाठ्यक्रम योजना में ध्यान दिया जाता है उद्देश्य विषय वस्तु विधियों और मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम किसके माध्यम से कार्यान्वित होता है? शिक्षक और कक्षा गतिविधियों के माध्यम से कार्यान्वित होता है। अंतर्विषयी दृष्टिकोण निम्नलिखित में मदद करता है विषयों के बीच ज्ञान को जोड़ने में। मानवतावादी पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को माना जाता है भावनाओं और मूल्यों से युक्त संपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मानवतावादी पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को भावनाओं और मूल्यों से युक्त संपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का दार्शनिक निर्धारक है? वह हो जाएगा आपका आदर्शवाद। पाठ्यक्रम का सामाजिक निर्धारक शामिल करता है सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। मनोवैज्ञानिक निर्धारक बल देता है अधिगम सिद्धांत और बाल विकास पर बल देता है। आर्थिक निर्धारक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा दे करके। पाठ्यक्रम का शैक्षिक निर्धारक संदर्भित करता है शिक्षण विधियां और रणनीतियां। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर कहता है दार्शनिक निर्धारक मार्गदर्शन करते हैं क्या सिखाया जाना चाहिए इसका। मनोवैज्ञानिक निर्धारकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है उम्र के अनुसार और शिक्षार्थी केंद्रित होता है। शैक्षिक निर्धारक ध्यान केंद्रित करते हैं शिक्षण की शिक्षण विधियों पर। सामाजिक निर्धारकों से प्रभावित पाठ्यक्रम में शामिल होगा स्थानीय परंपराएं और मूल्य शामिल होंगे इसमें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो शिक्षार्थी केंद्रित और विकास के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समानता का संवैधानिक मूल्य सुनिश्चित करता है सभी के लिए समान अधिगम अवसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य बढ़ावा देता है सभी धर्मों को समान बढ़ावा देता है।
पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय का मूल्य संबोधित करता है, समान सम्मान और अवसर की बात करता है। पाठ्यक्रम में समानता का अर्थ यह भी है एक समान अधिगम वातावरण। संवैधानिक मूल्य बढ़ावा देते हैं, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, व्यवहारिक अनुभव को प्रोत्साहित करता है। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम विकसित करता है मोटर और संज्ञानात्मक कौशल, ठीक है, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स। एक गतिशील पाठ्यक्रम दर्शाता है वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम का ग्रास रूट मॉडल किसने दिया? हिल्दा टाबा ने दिया। ग्रास रूट मॉडल प्रारंभ होता है शिक्षक की भागीदारी और कक्षा की आवश्यकताओं से प्रारंभ होता है। प्रशासनिक मॉडल का नेतृत्व करता है शिक्षा प्रशासक या नीति निर्माता। प्रदर्शन मॉडल शामिल करता है चयनित स्कूलों में प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम। हिल्दा टाबा का मॉडल है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। कौन सा मॉडल शिक्षक की भागीदारी के लिए सबसे लचीला है? क्रॉस रूट मॉडल। प्रशासनिक मॉडल की अक्सर आलोचना की जाती है शिक्षक भागीदारी की कमी के कारण। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी क्लास, जो भी अपडेट है, ठीक है, जो आंसर कीज़ आपको करवाई जाएंगी उनका लिंक सीधे व्हाट्सएप चैनल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। दूसरी बात, आपका यूपी टेट का जो जुलाई में एग्ज़ाम होने को है, सी टेट आपका आ ही चुका है, सितंबर में एग्ज़ाम होने को है, ठीक है। तो इस यूपी टेट सी टेट की अगर आप तैयारी चाहते हैं, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर आप चाहते हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो कम समय में बढ़िया आपका रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए जो हमारा दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर। क्या नाम है चैनल का? लर्न विद एसपी सर, ठीक है। फाइंड मत कीजिएगा यूट्यूब पे, बस डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका ये बीएड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, फिर हम यूपी टेट और सी टेट की क्लासेस वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आएंगे, जो बहुत मोस्टली रिपीटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा वो आपको वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे लर्न विद एसपी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर ना मिले चैनल, उसका लिंक ना मिले तो आप हमें इस नंबर पे 9628182649 यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप चैनल का लिंक ले सकते हैं। प्रदर्शन मॉडल निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। यह व्यापक अनुप्रयोग से पहले नवाचारों का परीक्षण करने के लिए उपयोगी है। ग्रास रूट मॉडल बल देता है पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका पर बल देता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल शुरू होता है वास्तविक परिस्थितियों में पाठ्यक्रम परीक्षण से शुरू होता है। स्थानीय आवश्यकताओं के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है? ग्रास रूट मॉडल। पाठ्यक्रम विकास का अंतिम चरण है मूल्यांकन और फीडबैक। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है अधिगम परिणामों को मापने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रणाली विश्लेषण में क्या शामिल है? इनपुट, प्रक्रिया, परिणाम, फीडबैक पर विचार करना, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। पर्यावरणीय निर्धारक संबंधित होते हैं, ये आपके प्रकृति, स्थिरता और पारिस्थितिकी चिंताओं से संबंधित होते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि छात्र का भावनात्मक कल्याण करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका पेपर 3 का क्वेश्चन बैंक, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया। पेपर 3 का 1 लाइनर कंटेंट आपको दे दिया, ये इतना पर्याप्त है, ठीक है। पूरा पेपर आपको कल यहीं से मिलेगा, ठीक है। और 2 चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलना, हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए, और जो दूसरा हमारा लर्न विद एसपी सर यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको यूपी टेट सी टेट की क्लासेज आपसे मिस हो जाएंगी। टॉप 100 लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसलिए लर्न विद एसपी सर चैनल को आप ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।